नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकंड ईयर। टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। विद्यार्थियों, हमने संघीय कार्यपालिका के तहत पिछली कक्षाओं में राष्ट्रपति के पद, उसकी शक्तियां और उसकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया। आज हम संघीय कार्यपालिका के तहत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 74 के संबंध में इस समय हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार ये लिखा गया है संविधान में कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो हमने जब राष्ट्रपति के पद के संबंध में अध्ययन किया था तो ये जाना था कि संविधान में लिखा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और इतना पढ़ते ही हमारे दिमाग में ये बात छप जाती है कि देश की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं और वो एक वास्तविक शासक है। लेकिन अनुच्छेद 74 जब हम पढ़ते हैं तो वो स्थिति बदल जाती है। अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होगा। उनकी सलाह और परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करेगा। तो जो शक्तियां राष्ट्रपति के पद में निहित हैं, उन शक्तियों का प्रयोग जो है अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्री परिषद और उस मंत्री परिषद का हेड जो है प्रधानमंत्री करता है। ये एक स्थिति संविधान के अंदर कार्यपालिका शक्ति को लेकर है। अब इस स्थिति में हम जब देखते हैं तो मंत्री परिषद के मुखिया के तौर पर, वास्तविक मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, उनको जानना जरूरी है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियां, पद की स्थिति का अध्ययन करते वक्त हमने जाना कि राष्ट्रपति जो है वो आम चुनाव के बाद किसी दल के नेता को या गठबंधन के नेता को, या अगर बहुमत नहीं मिला है दल को, गठबंधन को, तो वो अपने सूत्रों के हवाले से सूचना प्राप्त करके, अपने विवेक से विश्लेषण करके उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लगता है कि बहुमत सिद्ध कर देगा। तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति ऐसे की जाती है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद जो है प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं, उन शक्तियों को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की, जिसमें हम अगर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें तो पहली जो शक्ति है वो है मंत्री परिषद का निर्माण करना। तो यहाँ ये मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका निर्धारण तो राष्ट्रपति की शक्तियों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। हालांकि उसके संबंध में संविधान में नियम दिए हुए हैं, उन नियमों का उल्लंघन राष्ट्रपति नहीं करता है। उन नियमों के तहत ही वो और कुछ राजनीतिक परिपाटियों के आधार पर ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो बाकी मंत्री होते हैं मंत्री परिषद की, मंत्रिमंडल की, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह और परामर्श के आधार पर ही करते हैं। तो एक तरह से मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के सदस्य कौन लोग होंगे, कौन नेतागण होंगे, इनका चुनाव जो है प्रधानमंत्री की शक्तियों के तहत आता है। प्रधानमंत्री ही का ही निर्णय इसमें होता है कि उनकी सरकार में कौन कौन लोग, कौन कौन व्यक्ति मंत्री बनेंगे। तो ये राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्ति है। हालांकि प्रधानमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सदस्यों का चयन करते समय अपने दल के साथ, उनका नेताओं के साथ परामर्श होता है और अपने दलीय राजनीति के ये प्रेशर्स हैं जो
जो उसकी स्थितियां हैं उसके अनुसार जो है सोच समझकर वो निर्णय लेते हैं। दूसरी जो शक्ति है प्रधानमंत्री की वो है राष्ट्रपति के सहायक के रूप में और उसको सलाह देने वाले नेता के रूप में। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए प्रधानमंत्री कुछ कृत्य हैं कि वो समय समय पर मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को करवाते हैं। अपने सरकार के जो कार्य हैं उन कार्यों की सूचना प्रधानमंत्री को भिजवाते हैं और ये काम करते समय प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी उनका काम करता है कि सरकार और राष्ट्रपति को जोड़ने के लिए एक पूरक के तौर पर प्रधानमंत्री यह भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को संघ का शासन और कानून निर्माण संबंधी मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देंगे। जैसे कि हमने बात की तो ये एक प्रमुख भूमिका प्रधानमंत्री की होती है कि वो सरकार और राष्ट्रपति के बीच एक पुल का सेतुबंध का काम वो करते हैं और अपनी सरकार की गतिविधियों की सूचना जो है राष्ट्रपति को भेजते रहते हैं, परामर्श देते रहते हैं और उनकी परामर्श के हिसाब से फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के माध्यम से चीजें अभिव्यक्त होती हैं। तीसरी जो शक्ति है वो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम। ये बात हमने पूर्व में ही कर ली तो इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की हमको जरूरत नहीं है। एक जो है दल के नेता के तौर पर उनकी भूमिका, उनकी शक्तियां। राष्ट्रपति न केवल देश का प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री होने के नाते वो देश का सबसे बड़ा नेता भी होता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने दल का भी सबसे बड़ा नेता हो जाता है, सबसे प्रभावशाली नेता हो जाता है। क्योंकि जब देश का ही वो नेता है तो अपने दल का तो नेता स्वाभाविक तौर पर वो होता ही है। और प्रधानमंत्री किसी दल का नेता सर्वोच्च नेता है, उसी को वो दल बहुमत में आने के बाद में प्रधानमंत्री के लिए सिफारिश की जाती है। तो अपने दल के नेता के रूप में दल अपने दल के भीतर भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दल की नीतियों को प्रभावित करता है, दल के कार्यों को प्रभावित करता है, दल के सदस्यों के किस सदस्य की क्या स्थिति होगी, क्या भूमिका होगी, कैसे उनसे कार्य लिया जाएगा, दल की विचारधारा क्या होगी, दल के क्रियाकलाप क्या होंगे, इन तमाम बातों पर जो है प्रधानमंत्री के विचार, प्रधानमंत्री की सोच प्रभावित करती है। तो इस रूप में अपने दल के भीतर भी प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीति निर्माता के तौर पर प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है देश के अंदर। ये जैसा कि वो कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होने के नाते देश की कार्यपालिका का वास्तविक शासक तो प्रधानमंत्री है ही है, साथ ही वो प्रमुख नीति निर्माता के रूप में भी वो देश स्थापित हो जाता है कि जो प्रधानमंत्री समय समय पर अपने भाषणों में, अपने उद्बोधनों में, अपने संसद के उद्बोधन में, अपने दल के भीतर उनके उद्बोधनों के माध्यम से जो विचार व्यक्त करते हैं, जो सोच व्यक्त करते हैं, वो विचार जो है देश की नीति के रूप में को परिलक्षित करती हैं और उनकी उस सोच के आधार पर ही जो है देश की संसद में नीतियां बनती हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं ये संसद के अंदर प्रधानमंत्री के दल का बहुमत होता है, तो जो प्रधानमंत्री की जो सोच होती है उस सोच के अनुसार जो नीति बनती है उस नीति को विधेयक के रूप में अनुसमर्थन संसद के अंदर मिल जाता है, मंत्रिमंडल में उसकी सहमति आसानी से मिल जाती है। तो प्रधानमंत्री की सोच और जो विचार है वही नीति के रूप में राष्ट्र के सामने परिलक्षित होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो शक्तियां और भूमिका है वो संसद के साथ मंत्रिपरिषद के अंतर संबंधों को लेकर भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम जानते हैं कि भारत के अंदर संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब यहाँ ये है कि जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो पहले संसद के सदस्य होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद के सदस्यों में से ही कार्यपालिका बनती है, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो। अगर कोई
बिना सदस्य मंत्री बन गया तो 6 महीने के भीतर भीतर उसको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये मंत्री परिषद और संसद के बीच में एक अंतर संबंध वैसे ही स्थापित हो जाता है कि संसद के सदस्य ही मंत्री परिषद में होते हैं, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि मंत्री परिषद जब तक ही अपने पद पर रह सकती है जब तक कि लोकसभा में उसके पास पर्याप्त बहुमत है। अगर बहुमत खत्म हो जाएगा तो पदों से मंत्री परिषद को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो ये जो चीज है उसकी वजह से प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद और संसद के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ने वाली भूमिका हो जाती है। और मंत्री परिषद की क्या सोच है, उस सोच को प्रधानमंत्री संसद में अभिव्यक्त करते हैं और उसका बहुमत रहेगा नहीं रहेगा, ये तमाम सारी चीजें जो हैं प्रधानमंत्री की भूमिका पर निर्भर करती हैं कि वो मंत्री पर। इसीलिए अगर मंत्री की सरकार को पास अगर बहुमत भी नहीं है तो वो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व भी फिर इस बात को तय करता है कि सरकार गिरेगी या जाएगी या बरकरार रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री ही की तरफ ही जो है मंत्री परिषद देखती है, सरकार देखती है। तो ये एक संसद और मंत्री परिषद के बीच में संबंधों को लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भाग लेते हैं। सरकार की क्या नीति है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, ये प्रधानमंत्री के अभिभाषण जब संसद में होते हैं उसके रूप में परिलक्षित होती है। और जब कभी भी अगर किसी मंत्री के जवाब से संसद के सदस्य संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते हुए जो भी सवाल पूछा गया है, जो भी बात पूछी गई है, उसके संबंध में सरकार की तरफ से अंतिम वक्तव्य देते हैं और वो वक्तव्य अधिकृत वक्तव्य माना जाता है। उसको जो है सरकार की तरफ से वक्तव्य मानकर जो है विवाद को खत्म किया जाता है। तो ये एक स्थिति यहाँ प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण देखी जाती है। आपातकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने कहा कि आपातकाल में राष्ट्रपति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन व्यवहार में हम देखें तो आपातकाल में राष्ट्रपति 352, 356, 360 के तहत जो भी घोषणाएं करते हैं, तो पहले तो हमने ये जाना कि संवैधानिक प्रावधान यह है कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही उनकी घोषणा की जाती है। तो मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श का मतलब हम दलीय अनुशासन के आधार पर ये मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री का ही परामर्श होता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अपने दल का नेता है तो जो प्रधानमंत्री की इच्छा होती है, प्रधानमंत्री की जो राय होती है, वही उसके अधीन काम करने वाले मंत्रियों की होती है, वो प्रधानमंत्री से इतर नहीं हो सकती। तो वो एक तरह से देखा जाए तो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल जो है प्रधानमंत्री की सोच को ही लिखित परामर्श के रूप में अभिव्यक्त करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपातकाल की घोषणा हो गई 352, 356, 360 के तहत जो भी जिस भी आपातकाल के, तो उसके जो प्रभाव होंगे उन प्रभावों के बाद में राष्ट्रपति के स्तर पर जो निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय भी जो है एक तरह से मंत्रिमंडल के परामर्श से ही लिए जाते हैं। और जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि मंत्रिमंडल का परामर्श का मतलब है उस परामर्श में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, तो वैसे ही निर्णय राष्ट्रपति के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। तो ये राष्ट्रपति जितना हमको महत्वपूर्ण नजर आता है आपातकाल में, तो वो एक तरह से पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री होते हैं, जिनका वो प्रयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के माध्यम से उनकी भूमिका परिलक्षित होती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री और राज्यों के बीच के जो संबंध हैं वो भी प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को विराट बना देते हैं, महत्वपूर्ण बना देते हैं। कि प्रधानमंत्री जो है वो देश के नेता के तौर पर राज्यों को परामर्श देते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वार्तालाप करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो इस संबंध में जो है, इस आधार पर जो है प्रधानमंत्री अपने व्यक्तित्व को राष्ट्रीय नेता के तौर पर सामने रखते हैं और उनकी भूमिका निर्विवादित रूप से एक राष्ट्रीय नेता की पैदा होती है, स्थापित होती है। प्रधानमंत्री जो है विभिन्न कृपा और संरक्षण की भी शक्तियां रखते हैं। तो लेकिन इनके संबंध में जो भी जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति जिनको करता है, जो भी पुरस्कार बंटते हैं,
वो राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं, लेकिन इन पुरस्कारों में, नियुक्तियों में जो है प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल यहाँ दलीय अनुशासन की वजह से कई बार मंत्रिमंडल की भूमिका भी गौण हो जाती है और मंत्रिमंडल केवल प्रधानमंत्री की तरफ ही देखता है कि जो प्रधानमंत्री की राय है वही मंत्रिमंडल की राय हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ उनकी भूमिका नजर आती है। प्रधानमंत्री देश में जनता के विश्वास का प्रतीक भी होता है। पिछले 5-6 सालों से तो जो है प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तित्व का विकास इतना विराट कर लिया है कि एक तरह से हमको वो अध्यक्षीय शासन प्रणालियों में जो अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका नजर आती है, जब उनका व्यक्तित्व दिखता है, वैसा व्यक्तित्व भारत में दिखने लगा है। तो ये इसलिए है कि राष्ट्रपति विभिन्न अवसरों पर ही देश का, जनता का मार्गदर्शन करने के लिए सामने आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि संसद के सदस्य बनकर इस पद पर पहुंचे हैं, और संसद का सदस्य बनने का मतलब है जनता से चुनकर संसद के मार्ग से प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो अपने दल के सर्वोच्च नेता होते हैं, सबसे प्रभावशाली नेता होते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो देश के सर्वोच्च कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख भी बन जाते हैं, और उनकी नीति, उनकी कार्यशैली, उनके विचार ही देश में परिलक्षित होते हैं प्रशासन के मामले में। तो उससे उसका प्रभाव जो है बहुत विराट हो जाता है, वो जनता के विश्वास का प्रतीक भी बन जाता है। जो जनता का जो विश्वास है उसकी ही अभिव्यक्ति जो है प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के माध्यम से मिलती है। वो जनता की विश्वास के आधार पर ही जो चुनावी घोषणा करके उनके दल को बहुमत मिला और जिस आधार पर वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन घोषणाओं के आधार पर वो शासन करने की कोशिश करते हैं, उन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जनता के विश्वास पर खरे उतर सकते हैं। तो इसी सोच के आधार पर उनका व्यक्तित्व सामने पूरे 5 वर्ष हमको दिखाई देता है। तो इस आधार पर जो है प्रधानमंत्री की शक्तियों का आकलन हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के बिंदुओं पर अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।